आईआईटी जेई के एस्पायरेंट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टू डायमेंशनल मोशन, उसमें एक टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर पाथ जो होता है, तो उस पाथ के किसी पॉइंट पर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेसिक पहले चीज हम कुछ देखेंगे, बैकग्राउंड जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पाथ के किसी पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने दो तरह के एक्सिलरेशन के बारे में पढ़ा था। जो लोग भी सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो उन्होंने उस समय दो तरह के आप एक्सिलरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक जो होता है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को हम लोग एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन को हम लोग जनरली ए आर से या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, जब भी मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, जब वो कर्व पाथ पे मोशन करता है या किसी भी चलिए पाथ पे मोशन करता है, तो उस पार्टिकल पे ये दो एक्सिलरेशन वर्क कर रहे होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सिलरेशन और एक सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन। तो मान लीजिए कि ये वो कर्व पाथ है जिस पे पार्टिकल आपका v स्पीड से मोशन कर रहा है, मतलब इस कर्व के अलोंग पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्या होता है कि जिस स्पीड से पार्टिकल चल रहा है उसमें चेंज होने का रेट क्या है, मतलब स्पीड कैसे बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है। या दूसरे वर्ड में आप ये बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का काम क्या है कि पार्टिकल जब किसी पाथ पे चलता है तो उसके स्पीड में चेंज करने का काम जो है वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है। और इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है किसी भी पॉइंट पर पाथ के, हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होता है। दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पीड में चेंज करना। स्पीड में चेंज करने का काम कौन करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब स्पीड में तो चेंज हो ही रहा है, हो सकता है कि कोई पार्टिकल जब किसी पाथ के अलोंग मोशन कर रहा है तो उसके स्पीड में चेंज हो रहा हो। स्पीड में चेंज करने का काम करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसके साथ ही साथ जब पार्टिकल कर्व पाथ पे मोशन करता है तो स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में हर जगह होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी जो भी टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उसके अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे भी टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, जब कर्व पाथ पे मोशन करेगा कोई पार्टिकल तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। और वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने का काम कौन करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने का काम सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन करता है। और सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या ये कह सकते हैं कि हमेशा वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी किसी भी पॉइंट पर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है
वो हमेशा वेलोसिटी का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है ये हमेशा वेलोसिटी का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर मैं टेंजेंशियल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और जो हमारी वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर जो हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, और अगर उनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमने देखा था उसमें मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज along the tangential direction, along the tangential direction। और जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा किधर होता है, ये होता है along रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, या इसको हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंशियल डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर इस पॉइंट पर हमको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो इस पॉइंट पर स्पीड क्या है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अगर हमको इस पॉइंट पर मान लीजिए कि हमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका रहा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो हमको देखो यहाँ से दो बातें जो लेनी है, वो है कि हमारे पास जब भी कोई पार्टिकल किसी पाथ के अलॉन्ग मोशन करता है तो उसका दो तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है। एक है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जिसका काम क्या है, स्पीड को बदलना, और दूसरा जो होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसका काम क्या है, डायरेक्शन को बदलना। तो कभी भी अगर कर्व पाथ पे मोशन होगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निश्चित रूप से चेंज होगी, और दैट्स वाई वहां पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मान लीजिए कि मुझे कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, अगर किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, तो अगर मुझे उस पॉइंट पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पता चल जाए और उस पॉइंट पर स्पीड पता चल जाए तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पर निकाल सकता हूँ। तो ये इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के लिए, वो यही है। यहाँ यही वो चीज है जहाँ जिसका हम यूज करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए अब हम आपको एक एग्जाम, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक थोड़ा सा छोटा सा 2-3 स्टेप है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसी स्टेप को फॉलो करके एक दो हम सवाल भी करेंगे समझाने के लिए कि कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं। तो देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अभी मैं बता रहा था। पहली चीज क्या है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है इसमें भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या होता है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे v क्या है, स्पीड है, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं ये मानूं कि वेलोसिटी v है और आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ac है, तो हमारा
जो वेलोसिटी है और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए जब भी हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर हमें पता है या हम निकाल सकते हो और हमें जब स्पीड पता है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आराम से पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप में, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी और स्पीड पता कर लेना है। वेलोसिटी मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन आपको मेनली पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। और मान लीजिए कि जो आपने स्पीड निकाला उसको मैंने नाम दे दिया v। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने में सबसे पहले आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता करनी है और स्पीड पता कर लेना है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है और उस पॉइंट पर स्पीड क्या है ये पता कर लेना है। तो मान लीजिए कि जो स्पीड आया उसको मैंने नाम दे दिया v। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको करना है फाइंड कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला तो क्लियर है कि आपको जिस भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उस पॉइंट पर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन जान जाएंगे और उस पॉइंट पर आप स्पीड जान जाएंगे। ठीक है, स्पीड को आपने v बोल दिया। दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो भी पार्टिकल है उसकी कुछ नेट वेलोसिटी होगी एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने जा रहे हैं। तो उस पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, मान लीजिए कि जो नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल पे उसका डायरेक्शन ये है। अब मान लीजिए कि जो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है इसके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर मैं इस नेट एक्सेलरेशन के इधर, मान लीजिए कि नेट एक्सेलरेशन का हमारा मैग्नीट्यूड ए है, तो अगर इसका वेलोसिटी के अलोंग नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। तो आपको ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट किसका, नेट एक्सेलरेशन का, वो आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, स्टेप 2 में। और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, उसी का नाम हमको रख देना है एसी। एक्चुअली में वही आपका होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो गया वही आपका हो गया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसी का नाम हमने क्या रख दिया, एसी। अब जब हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि जब हमें स्पीड पता चल गया और स्पीड के साथ साथ हमें जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पता चल गया, तो हम थर्ड स्टेप में रेडियस ऑफ कर्वेचर जान जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो AC होता है वो v²/r होता है, यानी कि स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से अगर मुझे AC पता हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन।
या एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यही जो 3 स्टेप है जिसको मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले वाले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले वाले स्टेप में आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता करना है। उसके बाद उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और उस पॉइंट पर स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का वो कंपोनेंट पता करना है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और उसी का नाम हमें क्या रख देना है, एसी रख देना है। तो जब हमें वी और एसी पता चल जाएगा तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एसी से। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टेप है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मैं ये एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो कि एक पार्टिकल है जिसको 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो भाई ये अपने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगा। ठीक है, 60 डिग्री पे आपने 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये रहा इस प्रोजेक्टाइल का पाथ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ एट हाईएस्ट पॉइंट, तो इस ये एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इलस्ट्रेट करने के लिए इसको ले रहा हूं मैं। तो अगर ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसके मैक्सिमम हाइट पर अगर मैं आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछूं मैक्सिमम हाइट पर, तो वो हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं ये जो तीनों आपका स्टेप है इसका यूज करके। तो मैंने आपको पहले इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम हाइट पर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो हॉरिजेंटल होता है, और उस समय जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही होता है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 30, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60, तो ये हमारा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जो हमारी स्पीड आने वाली है वो आने वाली है 15 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो हॉरिजेंटल ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हमें v की वैल्यू यानी कि स्पीड की वैल्यू आ गई 15। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन का जो भी पार्टिकल है उसके एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है। तो हमें पता है कि जो भी ये पार्टिकल है इस पे जो एक्सेलरेशन वर्किंग है, एक्सेलरेशन किधर की तरफ वर्किंग है, डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्किंग है। तो ये है भाई आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो ऑलरेडी हमारा क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि जो हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो ऑलरेडी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें दोनों वैल्यू मिल गई, एक तो स्पीड मिल गई जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है, और जो हमें एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी चाहिए थी वो भी मिल गई जो कि जी के ही बराबर है। अगर हम जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एसी की वैल्यू। तो वी आ गई, एसी आ गई, तो यहाँ से हम आर पता कर लेंगे। आर हमारा क्या था, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एसी। तो वी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एसी यानी कि 10, तो ये क्या हो गया 225 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 22.5 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से हमने
हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लिया। ये सेम मेथड यूज करके हम प्रोजेक्टाइल के किसी भी पाथ पर इस प्रोजेक्टाइल के पाथ के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी पाथ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उस पाथ के अलोंग चलने वाले पार्टिकल की स्पीड और उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है? ये सवाल है। तो इसका आंसर है नहीं, नहीं करता है, क्योंकि जो कोई भी जो पाथ होता है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उस पाथ के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, ना कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पाथ के अलोंग जो पार्टिकल चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, या उसका नेट एक्सेलरेशन क्या है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर ये कोई एक पर्टिकुलर पाथ है तो इस पर अगर कोई पार्टिकल 10 की स्पीड से चले, 15 की स्पीड से चले, कुछ भी एक्सेलरेशन हो उसका, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फिक्स है, यहाँ पे भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फिक्स है, यहाँ पे भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फिक्स है। किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? फिक्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व पाथ का इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि उस पाथ के अलोंग जो पार्टिकल चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने का। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक कर्व है, कुछ भी रैंडम ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस कर्व के हर एक पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है वो फिक्स है। वो अब इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इस कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या है। और किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास सीधे सीधे एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसका हमारे पास पावर हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी कि ये निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव ले लेना है। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसी भी पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का। अदरवाइज फिजिक्स में जो हमें प्रॉब्लम मिलेगा उसमें जो है जनरली हम इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि किसी भी पाथ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उस पाथ को फॉलो करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं या किसी भी तरह का आपको क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप अपना पुट कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको एनी हाउ वीडियो के थ्रू या किसी भी माध्यम से उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।